जी साथियों, कल हमने हिस्ट्री देखी थी जिसमें हमने फोकस किया था कि कैसे जो ममलूक वंश है वो भारत में आता है और उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने क्या क्या काम किए लेकिन उसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद हमने कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद देखा किसको, रजिया सुल्ताना के बारे में हमने पढ़ा कि रजिया सुल्ताना कैसे राजा बनती है। इसी बीच हमने इल्तुतमिश के बारे में पढ़ा कि कैसे वो चालीसा लेके आते हैं और चालीसा की पावर को बढ़ा देते हैं और उसी पावर के कारण कहने का मतलब जो रजिया सुल्ताना है उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और बाद में कहने का मतलब उनको मार दिया जाता है। आइए हम इसके बाद का स्टार्ट करते हैं। आफ्टर रजिया के बाद मैंने आपको बताया कि बहुत सारे राजाज आए लेकिन इन ये प्रॉपर राजा नहीं थे, ये एक प्रोटेक्टर का काम कर रहे थे। किनके लिए? चालीसा के लिए। जो चालीसा फोर्टीज हैं उनके पास सारी पावर थी, जो जो बात वो कहती वही बात ये मानते। हमने देखा रजिया के बाद मुइजुद्दीन बैरम शाह 40 से लेके 42 तक राजा बनता है और इसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह 42 से लेके 46 तक राजा बनता है। इसके बाद नसीरुद्दीन महमूद 46 से लेके 65 तक क्या रहता है? राजा रहता है। लेकिन जो कहने को राजा है नसीरुद्दीन जैन मोहम्मद, इसने कोई ज्यादा काम नहीं किए। सारी पावर किसके पास है? चालीसा के पास है। चालीसा कौन है? तुर्की लोगों का समूह, तुर्की लोगों का एक ग्रुप है जो फोकस कर रहा है कि जैसे जैसे तुर्किश में सिस्टम है वही सिस्टम इंडिया में लागू किया जाए। लेकिन अपनी पावर को बढ़ाने के लिए वो राजास को क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। हमने देखा कि इसके बाद हम देखते हैं कि एक इंपॉर्टेंट राजा आता है जिसका नाम है बलबन। तो बलबन उस चालीसा में से ही एक राजा है, जिनकी चालीसा का ही एक मेंबर है और वो देखता है कि सुल्तान का जो वैल्यू है वो क्या हो रही है? कम हो रही है। तो वो चाहता है कि दोबारा से जो सुल्तान की वैल्यू है, सुल्तान का काम है, उसको दोबारा रिकॉग्नाइज किया जाए। इसीलिए वो ये कहना स्टार्ट करता है कि जो सुल्तान है वो क्या है? गॉड ऑन अर्थ है। तो जो सुल्तान है वो धरती के ऊपर एक छांव है, किसकी? परमात्मा की। शी इज द शैडो ऑफ गॉड। अगर वो शैडो ऑफ गॉड है तो जैसे हम गॉड को चैलेंज नहीं कर सकते, इसका मतलब राजा को भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। साथ साथ में वो एक प्रथा स्टार्ट करेगा जिसको कहेंगे सेजदा। सेजदा और पाइबोस, इसका क्या मतलब है? वो सभी चालीसा के मेंबर को कहेगा जब कोई भी व्यक्ति उसको मिलने के लिए आएगा, सबसे पहले वो आएगा और बलबन के क्या करेगा? पैर छुएगा और अपना माथा उनके पैरों के साथ क्या करेगा? टिकाएगा, जिसको सिजदा कहा गया। तो सोचिए आप भी, चालीसा के बंदे आए, सामने पॉपुलेशन लोग बैठे हैं, प्रजा बैठी है बलबन की, और चालीसा आया, चालीसा के मेंबर आए, तो सबसे पहले वो क्या करेंगे? आके सिजदा करेंगे। किसको? राजा को। तो लोगों में क्या जाएगा कि भाई चालीसा ऊंचे नहीं है, चालीसा बड़ा नहीं है, बड़ा कौन है? सुल्तान है, राजा है, किंग, शैडो ऑफ गॉड है वो। तो इसके कारण वो धीरे धीरे जो सुल्तान की वैल्यू कम हो गई थी चालीसा के कारण, उसको दोबारा इमर्ज कर रहा है। तो ऐसे हमने देखा कि वो उनके पैरों को क्या करेंगे? छुएंगे। ऐसे वो दोबारा उसको बढ़ा पाया। हम देखते हैं कि अंत में बलबन की मौत हो जाती है। बलबन की मौत के बाद काकूबाद, इसको नाम याद रखना है, काकूबाद राजा बनता है, लेकिन 90 तक ही वो राजा रह पाता है। इसके बाद उसको मारकर जलालुद्दीन खिलजी राजा बन जाता है और पहली बार डायनेस्टी ममलूक डायनेस्टी का अंत हो जाता है और भारत में दूसरी खिलजी डायनेस्टी स्टार्ट हो जाती है। तो साथियों, अगर पूछा जाए खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर कौन हैं? जलालुद्दीन खिलजी हैं। इनका पूरा नाम जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है, जो 1290 से लेके 1296 तक भारत के क्या रहे हैं? सुल्तान रहे हैं। तो ये कमांडर थे इन द फौज ऑफ बलबन, तो उसकी फौज में, सेना में थे। तो उन्होंने आगे जाके काकू की बात को मार के क्या किया? खिलजी वंश का राज क्या किया? स्टार्ट किया। हम देखते हैं कि इन्होंने सबसे पहले कहा
देखो पहले जो जो राजा आए ना, हमने देखा मोहम्मद गौरी से जो राजा स्टार्ट हुए, उनका क्या कहना था कि भाई हम इंडिया को एज ए इस्लामिक स्टेट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो लेके आएंगे। लेकिन खिलजी वंश ने कहा भी नहीं, इंडिया में हिंदूज की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो हम हिंदूज को सारों को कन्वर्ट नहीं कर सकते इस्लाम में। और पॉलिटिक्स उन्होंने कहा कि जो राजनीति है, पॉलिटिक्स है, वो रिलीजन के हिसाब से नहीं चल सकती। तो जो पहला राजा है जो कहेगा कि हमें रिलीजन को पॉलिटिक्स से अलग कर देना चाहिए, रिलीजन अलग है, पॉलिटिक्स क्या है? अलग है। तो हम देखते हैं ऐसे। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके समय ही इसका भतीजा होता है, आगे चलकर वो इसका सन इन लॉ भी बनेगा, उसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी बहुत सारा लड़ाई करता है, किसके लिए? जलालुद्दीन खिलजी के लिए। तो हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के अंडर ही देवागिरी में, देवागिरी इन 1294 जो दक्षिण में है, उसको भी क्या कर लिया जाएगा? कैप्चर कर लिया जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ऐसा राजा है जिसने बहुत सारे, अलाउद्दीन खिलजी की बात कर रहा हूं, वो लड़ रहा है किसके अंडर? जलालुद्दीन खिलजी के अंडर, लेकिन उसकी फौज साउथ तक जाती है, दक्षिण तक जाती है, और दक्षिण तक जाके बड़े बड़े जो राजा हैं उनको क्या करेगी? हराएगी। इसके समय ही अपनी बेटी की शादी जलालुद्दीन खिलजी उलग खान के साथ करता है। उलग खान कौन है? चंगेज खान का डिसेंट है, चंगेज खान के वंशज है। तो उनके साथ शादी करवा के जे एक मैट्रिमोनियल रिलेशंस क्या है? बना रहा है। हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के अंडर रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा, राजस्थान के जो बड़े इलाके हैं, जिनको कैप्चर कर लिया जाएगा। और उस टाइम के ऊपर चित्तौड़ महाराजा रतन सिंह के राज में था। उनकी रानी का नाम था रानी पद्मिनी। जब अलाउद्दीन खिलजी हमला करता है किसके ऊपर? राजा रतन सिंह के ऊपर। तो हम पढ़ते हैं कि उसकी रानी पद्मिनी जौहर कर लेती है। जौहर का मतलब क्या है? कि वे अपने और रानियों के साथ मिलकर आग में जल जाती है। तो ये पहला इंसिडेंट है ऐसा, जब एक साथ कई रानियों ने आग में जौहर किया। कहाँ का है ये? चित्तौड़ का। और ये बात कहाँ से मालूम चलती है? तो एक बुक है मलिक मोहम्मद जैसी की पद्मावत, बुक है मलिक मोहम्मद जैसी, ये राज कवि हुए हैं। तो इन्होंने एक बुक लिखी पद्मावत, उसके अंडर कहने का मतलब हमें इसके बारे में मालूम चलता है। साथियों, हमने देखा कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के अंडर बहुत सारा इलाका जो है वो इनके नीचे आ गया, और इन्होंने ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी को अपनाया। ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी का मतलब क्या है? कि जाओ बहुत तेजी से आक्रमण करो, आक्रमण करके जितना इलाका है उसको क्या करो? लूटो। हमने देखा कि इनके समय ही कुतुब मीनार का एंट्रेंस डोर भी बनाया गया, जिसको अलाई दरवाजा कहते हैं। अलाई दरवाजा जो कुतुब मीनार में बनाया गया। इनके समय ही दिल्ली का हौज खास, महल हजार, जमात खाना, ये भी बने हैं। और इनको सिकंदर सैनी, ये इंपॉर्टेंट है, सिकंदर सैनी का टाइटल भी मिला हुआ है। साथियों, अगर हम बात करें अलाउद्दीन खिलजी की, तो इन्होंने 1296 से 16 लगभग 20 साल भारत के ऊपर राज किया। बहुत इनको इन्होंने जो पॉलिसी थी, कौन सी? किंगशिप नोज नो किनशिप। ये पहले राजा थे जिन्होंने रिलीजन और पॉलिटिक्स को बिल्कुल सेपरेट किया। और ध्यान में रखना, ये पहले राजा हुए हैं जो दाग एंड हुलिया सिस्टम लेके आए।
तो दाग एंड हुलिया पेपर का क्वेश्चन है कि ये सिस्टम कौन लेके आया? अलाउद्दीन खिलजी लेके आया। क्या है ये दाग एंड हुलिया सिस्टम? साथियों आप देखेंगे कि पहले ना जो फौज होती थी, आर्मी होती थी, अगर उसको चुनना होता था तो कुछ नहीं, राजा कह देता भी भाई मैं लड़ने के लिए जा रहा हूं, जो जो लोग फ्री हैं आओ मेरी फौज में और हम हमला करने जाएंगे। तो हम कहते हैं ना कि जय जवान जय किसान। इसका मतलब क्या है जय जवान जय किसान का? भाई फौजी और किसान पहले एक ही थे। जब किसान फ्री हो जाता फसल लगा के, इसके बाद वो लड़ने के लिए चला जाता। लेकिन सोचो अगर सामने से ज्यादा तेज बंदा आ गया तो ये पीछे भाग जाते, तो राजा क्या हो जाता? हार जाता। तो इसने कहा भी नहीं, हर एक बंदा फौजी नहीं बन सकता। कौन कह रहा है? अलाउद्दीन खिलजी। तो ये जैसे आज एक टेस्ट होता है, हमारा एग्जाम होता है फौज में जाने के लिए, फिर एक फिजिकल टेस्ट होगा, उसी तरह ये भी टेस्ट लेगा। टेस्ट लेने के बाद जो बंदा रिक्रूट हुआ, भर्ती हुआ, उसकी एक फोटो लेगा, उसकी एक फोटो बनाएगा और फोटो को क्या क्या कहा जाएगा? हुलिया। फोटो को क्या कहा जाएगा? हुलिया। कि भाई का हुलिया बनाओ ऐसे। फिर जब लड़ाई स्टार्ट होगी तो जिसकी वो फोटो होगी, हुलिया होगा, उसी को बुलाया जाएगा किसके लिए? लड़ने के लिए। तो हर एक बंदा नहीं लड़ेगा, सिर्फ वही लड़ेगा जिसका हुलिया क्या करेगा? मैच करेगा। सिमिलरली उस टाइम के ऊपर लड़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है हॉर्स, घोड़े। लेकिन मालूम चला कि भाई अरबी घोड़े सबसे इंपॉर्टेंट हैं, तो इसी कारण वो घोड़ों का भी टेस्ट लेगा। टेस्ट लेगा कि कौन सा घोड़ा ज्यादा भाग सकता है, कौन सा घोड़ा है जिसके पास, जिसको कम पानी के साथ भी ज्यादा दौड़ सकेगा, रह सकता है बिना पानी के। तो ऐसे वो घोड़ों की भी चोन करेगा और चुनाव करके उसके ऊपर एक ठप्पा लगा देगा जिसको कहेंगे दाग। तो अभी जब लड़ाई होगी तो वही घोड़े जाएंगे जिसके ऊपर दाग लगा होगा। तो दाग का संबंध किसके साथ है अगर पूछा जाए तो दाग का संबंध है घोड़ों के साथ, और हुलिया का संबंध किसके साथ है? चेहरे के साथ संबंध है, फौज के साथ, आर्मी के साथ संबंध है। और ये पहला राजा होगा जो अपनी फौज को कैश प्रोवाइड करेगा, कैश में राशि देगा कि कैश में आपको क्या चाहिए? रुपए चाहिए। साथियों हमने देखा चाहे अलाउद्दीन इलिटरेट है, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन वो अपने लर्निंग का बहुत ज्यादा पैटर्न है, वो बहुत सारे बंदों को अपने राज में रखता है। उनके दो इंपॉर्टेंट बंदे आपने याद रखने हैं। पहला है आमिर खुसरो, दूसरे हैं हसन दहलवी, मीर हसन दहलवी। ये दोनों राज कवि थे किसके समय? अलाउद्दीन खिलजी के समय। हम देखते हैं कि उनके समय ही एक उनका गुलाम था जिसका नाम था मलिक कफूर। मलिक कफूर आगे जाके क्या बनेगा? उनकी मौत के बाद राजा बनेगा। इसको 1000 दिनार में खरीदा गया था। मलिक कफूर को 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए इसको 1000 दिनारी भी कहा जाता है। 1000 दिनारी भी कहा जाता है। हमने देखा कि इनके समय बहुत सारे रिवोल्ट हुए हैं जिसके कारण, लेकिन लास्ट में इन्होंने अपने राजभाग को बहुत अच्छा। अगर आप खिलजी का एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं तो मालूम चलता है कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर इन्होंने बहुत अच्छा मार्केट सिस्टम बनाया। इनकी अलग अलग मार्केट्स हैं, जैसे कि घोड़ों की मार्केट, हॉर्स मार्केट, स्लेव्स की मार्केट, फर्नीचर की मार्केट। तो हमने देखा कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इन्होंने अलग अलग सामान बनाया, और साथ साथ में इनके समय जो बंदा करप्शन करेगा, चोरी करेगा, सामान पूरा नहीं देगा, उसके लिए बहुत ज्यादा हार्ड रूल्स बनाए गए थे। तो उस टाइम के ऊपर जो सामान की चोरी है या सामान करप्शन है बहुत कम होती थी, ऐसा बुक्स में भी बताया गया है। इसके बाद खिलजी के बाद नसीरुद्दीन खुसरो शाह 1320 में राजा बनता है, लेकिन हम देखते हैं कि ज्यादा समय तक वो राजा नहीं रह पाता और वो मुबारक शाह उसको मारकर क्या बन जाता है? राजा बन जाता है। राजा बन जाता है और आगे जाके वो गाजी मलिक की क्या लेगा? उपाधि लेगा। इसको हम अगली स्लाइड में देखेंगे। हम देखें तो दो नाम मलिक कफूर और आमिर खुसरो, ये दोनों इंपॉर्टेंट नाम हैं जो जुड़े हुए हैं
अलाउद्दीन खिलजी के साथ। मैंने आपको बताया कि ये आगे जाके 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसके बाद इसलिए इनको 1000 दिनारी कहते हैं। और आगे जाके ये सुल्तान की आर्मी का कमांडर बनता है और यादवा किंगडम ऑफ देवागिरी, दक्षिण के यादवा किंगडम को क्या करेगा, कैप्चर करेगा। अलाउद्दीन खिलजी की मौत के बाद इसको राजा बनाया जाता है, लेकिन कफूर को 36 डेज में ही क्या कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। तो कफूर को जल्दी मार दिया जाता है, तो इसके कारण इसकी राज खत्म हो जाता है। सेकंड है आमिर खुसरो। आमिर खुसरो जिन्होंने 1253 से 1325 का इनका समय है, इसको याद रखना है। और इनको तोता ए हिंद, पैरट ऑफ इंडिया, तोता ए हिंद, पैरट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। साथियों, हम देखते हैं कि भारत का जो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक है, इसको और कवालीज हैं, इनके पितामह आमिर खुसरो हैं। तो भारत में जो हिंदुस्तानी म्यूजिक है, जिसमें गंगा जमनी तहजीब की हम बात करते हैं, कुछ कल्चर हिंदुइज्म का, कुछ कल्चर इस्लाम कल्चर का, दोनों को मिक्स करके जो बनाया वो आमिर खुसरो ने बनाया। इसके अलावा जो कवाली सिस्टम है, जो हम कवाली सुनते हैं, वो भी कौन लेके आए हैं, आमिर खुसरो जी लेके आए हैं। साथियों, आज हमने अलाउद्दीन खिलजी तक पढ़ा। हमने देखा कि कैसे खिलजी क्या बनता है, राजा बनता है। इस सबसे पहले हमने देखा गुलाम वंश के बारे में पढ़ा। फिर आज हमने गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश के बारे में देखा। कल को हम तीसरा वंश तुगलक वंश, इसके बारे में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।